हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट यानी कि एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह से हम मटेरियल कोस्ट को कोई भी जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन द इंडस्ट्री, कोई भी हमारा प्लांट है, एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें क्या चीज सबसे जरूरी होगी? मटेरियल। तो इस यूनिट के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम एस्टिमेट लगाते हैं। एस्टिमेशन की एक प्रक्रिया होती है जो कंप्लीट करते हैं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, की मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले किस पे मटेरियल कॉस्ट की जो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ रहा है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है? एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। की जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है उसको हम एस्टिमेट किस तरह से करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमने हमारी जो प्रोडक्शन चल रही है, अगर हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालना है, जो भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, उस अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को हम निकालना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट का। कि सबसे पहले क्या है कि एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइनिंग द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कि अगर हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो इंडस्ट्री के अंदर होता है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के लिए? डिटरमाइनिंग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कि जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कि जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, सब चीजों को हम इंक्लूड करते हैं मटेरियल कॉस्ट के अंदर। कि द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कि हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट जब हम एस्टिमेट करेंगे मटेरियल कॉस्ट के अंदर, तो उसके अंदर चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, उन सारे मटेरियल के कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपको बताया था कि जैसे हम कोई हमारी लकड़ी है जिसका हम यूज कर रहे हैं फर्नीचर के लिए, कि वुड यूज्ड फॉर फर्नीचर, तो वो हमारा किसका है? एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। लेकिन इसी तरह अगर हम नॉर्मली ग्रीस का यूज कर रहे हैं, ऑयल का यूज कर रहे हैं, किसी चीज का यूज कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन को प्रॉपरली काम करवाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। तो हमने क्या लिखना है कि जब हमने एस्टिमेट करना है मटेरियल कॉस्ट का तो दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो। तो हम क्या लिखेंगे? द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड the material cost include कि इसके अंदर जो भी हमारा क्या रहेगा, इंक्लूड हम करेंगे, किस चीज को इंक्लूड करेंगे? बोथ मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मटेरियल कॉस्ट। कि द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड indirect material cost, कि चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, दोनों मटेरियल को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, इंक्लूड करेंगे जब हम निकाल रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। यानी कि टोटल मटेरियल कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आ सकता है, तो उसके लिए हमें चाहे वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो, दोनों को हम जोड़ेंगे, मतलब दोनों को इंक्लूड करेंगे मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि कुछ आगे प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट को। द फॉलोइंग द प्रोसीजर टू कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग आर द प्रोसीजर, जैसे सिंपली लिख सकते हो द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग मटेरियल कॉस्ट। द
procedure the procedure of calculating the material cost, कि एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा मटेरियल क्या रहेगा, मटेरियल कोस्ट। तो वो क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड द प्रोडक्ट। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, काफी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर हमने मटेरियल कोस्ट निकालना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही आपका एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमने, इस प्रोडक्ट का जो टोटल मटेरियल कोस्ट है, उस मटेरियल कोस्ट को हमने निकालना है, एस्टिमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को डिवाइड कर देंगे पार्ट्स के अंदर, यानी कि ये एक्स का एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, इसके अंदर जो रिफिल होगा वो दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, और ये बाहर जो है ये हमारा तीसरा पार्ट। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मोबाइल, मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल को हम अलग कर देंगे, उसके बैटरी अलग कर देंगे, कोई भी जिस तरह से, और हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, साइकिल है या फिर हमारी मोटरसाइकिल है, तो उन सबके पार्ट्स को अलग अलग करके, यानी कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, ताकि जो मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल पार्ट्स टू फाइंड द वॉल्यूम, टू फाइंड द वॉल्यूम, ये कितने हमने मटेरियल्स का यूज किया है, किस तरह से उसका कॉस्ट आया है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिवाइड द पार्ट, डिवाइड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल पार्ट्स टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, हमने कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने पार्ट्स का यूज किया है, उन पार्ट्स का कॉस्ट क्या है, वो उनके लिए हम क्या करेंगे कि पूरे प्रोडक्ट को, जो हमने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पार्ट्स के अंदर, की छोटे छोटे जो हमारे पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर देंगे। सेकंड पॉइंट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट। प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को हमने पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, अब जो पार्ट है उन पार्ट्स की वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। कि सेकंड पॉइंट रहेगा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट। जो भी हमारे पार्ट हैं, उन पार्ट की जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस लिए कैलकुलेट करना है, ताकि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है, जिसको हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, उसको हम एस्टिमेशन प्रक्रिया से, मतलब उसको कर सके, एस्टिमेशन कर सके हमारे मटेरियल कॉस्ट के बारे में, जो टोटल मटेरियल कॉस्ट हो रहा है एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट रहेगा, उसके अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट। पहले हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद जो अलग अलग पार्ट्स बन चुके हैं, उन पार्ट्स की वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो फिर हम क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट पार्ट को, जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट। देखिए स्टार्टिंग में पहले कंप्लीट प्रोडक्ट था, लेकिन हमने उसको क्या किया, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पार्ट के अंदर हमने किस लिए डिवाइड किया, ताकि हम उसकी वॉल्यूम को फाइंड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही किया कि जो अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, उस पार्ट्स की वॉल्यूम को कैलकुलेट कर दिया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, जो हमारा फिर से हम उसको कंप्लीट करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेट करेंगे। लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में हमने क्या करना है, कैलकुलेट वेट ऑफ मटेरियल। जो टोटल वेट है मटेरियल का, उस मटेरियल के वेट को कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, कैलकुलेट वेट ऑफ मटेरियल। कि जो हमारा वेट है किस चीज का, मटेरियल का, उस मटेरियल के वेट को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम वेट निकालते हैं किस चीज
का, किसी भी प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट है हमारा, जब मटेरियल है, उस मटेरियल का वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे मटेरियल के वेट को निकाल सकते हैं, वेट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम टोटल मटेरियल कॉस्ट की बात कर लें, ये तो हमने बात की, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं कि टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, द कैलकुलेट टोटल मटेरियल कॉस्ट, या फिर सिंपल लिख सकते हैं द मटेरियल कॉस्ट, द कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट वेट है, कॉस्ट पर यूनिट वेट की, पर यूनिट वेट के ऊपर मान लीजिए हमारा वेट क्या है 10 kg है, तो पर यूनिट वेट के ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है मल्टीप्लाई वेट ऑफ मटेरियल, और टोटल वेट जो मटेरियल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट वेट, कॉस्ट पर यूनिट वेट मल्टीप्लाई, कॉस्ट पर यूनिट वेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो टोटल वेट का हमारे वेट है मटेरियल का, वेट ऑफ मटेरियल, वेट ऑफ मटेरियल। तो ये फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मटेरियल के कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार, हमारी यूनिट थी एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक शुरू किया एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपको क्या बताया कि एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द डिटरमाइनिंग मटेरियल, जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज के अंदर, किस चीज के लिए, ताकि हम जो हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है इस कॉस्ट को डिटरमाइन कर सके। जो हम एस्टिमेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट का वो हम किस तरीके से करते हैं, हमारे दोनों मेथड्स होंगे, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, दोनों कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तभी हम निकाल सकेंगे मटेरियल कॉस्ट, जो एस्टिमेट जो हम निकालना चाहते हैं, टोटल एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं अगर हम इंक्लूड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको पता ही है कि जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे आपको बताया था कि अगर हमने नट बोल्ट बनाने हैं तो उसके लिए माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं शाफ्ट बनाने के लिए, वुड का यूज कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो सारे हमारे कौन से डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन जिस तरह से हम कोई इनडायरेक्ट वे से यूज कर रहे हैं मटेरियल का, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी तो है, जरूरी है, लेकिन हम उसका यूज कर रहे हैं सिर्फ एफिशिएंस करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि ग्रीस का यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं हमारे मशीनरी के अंदर, या फिर लुब्रिकेंट का यूज कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कि वो मटेरियल तो है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम प्रोडक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो उन दोनों को इंक्लूड करेंगे तभी हम निकाल सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्या कुछ प्रोसीजर होता है कैलकुलेट करने का जो कि मटेरियल कॉस्ट है। सबसे पहले क्या है, डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ ए फाइन वॉल्यूम, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे ताकि फाइंड द वॉल्यूम को फाइंड कर सके। सेकंड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट की वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट, कंप्लीट जो प्रोडक्ट होगा उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट वेट ऑफ मटेरियल। जब भी हम बात करेंगे कि वेट ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल के जो वॉल्यूम वेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट वेट, कि एक यूनिट जो पर यूनिट वेट है, एक यूनिट वेट के ऊपर टोटल हमारा कॉस्ट कितना आया, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको टोटल वेट जो मटेरियल का होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट का, तो वो हमारा फॉर्मूला किस चीज का आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे जैसे टू कैलकुलेट द मटेरियल फॉर सम इंपॉर्टेंट फॉर्म, कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलेज यूज करते हैं। तो उन फॉर्मूलेज की बात करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जिन फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं हमारे मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए।
ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने बात की है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट की, कि जो हमारा एस्टिमेशन तो आपको पता ही है, एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेटिंग क्या होता है कि प्रोबेबल कॉस्ट जो हम पहले से ही डिटरमाइन करके रखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इतना खर्च आ सकता है, एक संभावित खर्च जो हम पैसा लगाना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसको एस्टिमेट करना बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले। वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट की, जो हम मटेरियल की सहायता से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस पर किस तरह से कॉस्ट आएगा, उसको बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग पहले ही हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कि मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कि जो भी हमारा मटेरियल कॉस्ट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, जिन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट, टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट, सम फॉर्मूलेज। क्या है हमारे पास, सम फॉर्मूलेज। ये क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल कॉस्ट है, चाहे वो हमारा मटेरियल कॉस्ट रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, किसी भी शेप का जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है, उस मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम जो फॉर्मूलेज यूज करेंगे, उन फॉर्मूलों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कि एक तो हमारे पास क्या रहेगी, सबसे पहले मान लीजिए फिगर होगी, फिगर के अलावा एरिया और पेरीमीटर, तीन चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कि हम मान लीजिए फिगर दी हुई है कि रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, तो उसका एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट को जब हम निकालना चाहेंगे। उसकी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर को हम किस तरह से निकालेंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर मतलब, स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर किस तरह से होगा, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ये इसकी तरफ हम इसको लिख दिया, ये हमारा क्या रहेगा, ए पॉइंट, और ये जो डायमेंशन होगी इसको हमने दे दिया बी नाम। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, ए और बी। तो जब हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर का अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया, ये तो हमारा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, इसका एरिया। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई, हमारा क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे भी हम ए लिख देंगे, क्योंकि ए क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर क्या है, चारों डायमेंशंस जो भी है वो सेम है, लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है। तो ए निकालने का, सॉरी एरिया यानी कि ए ही, ए निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला स्क्वायर के अंदर जब हम बात करेंगे कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट के अंदर, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा जिसका हम यूज करेंगे, फर्दर आगे हम बात करेंगे। पहले हम इनके फॉर्मूलोज की बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उन फिगर्स की फॉर्मूलों की, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो एरिया हमें पता लगा कि एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया। अब हम नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर की जो पेरीमीटर है वो हम पेरीमीटर किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा फॉर ए, 1 2 3 4 फॉर ए। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। सेकंड हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड हमारा रहेगा रेक्टेंगल। सेकंड हमारा क्या है, रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल के तरह जो पहले तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगल का, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसकी जो डायमेंशंस रहेंगी वो क्या रहेंगी, अलग अलग। मान लीजिए ये लेंथ है, लेंथ को हमने लिख दिया ए के साथ, और ये जो हमारी विड्थ है, विड्थ को हमने लिख दिया बी के साथ। तो यहाँ पे भी पहले वही फॉर्मूला, एरिया निकालना है, और सेकंड हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। सेकंड हम क्या निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर। तो अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ए मल्टीप्लाई ए किया, यहाँ पे क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई में बी, ए मल्टीप्लाई में बी। तो ये हमारा बन जाएगा ए मल्टीप्लाई में बी, जहां पे हम इसको लिख देंगे ए बी, ए मल्टीप्लाई में बी। इसी तरह अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 ए प्लस में बी, क्योंकि एक और एक 2, 2
प्लस में a प्लस में b, क्योंकि दोनों साइड, ये भी साइड और ये भी साइड दोनों सेम है, इस साइड से ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड सेम, ये साइड सेम, तो 2 मल्टीप्लाई a, क्योंकि 2a हो गया, 2b, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमारी फॉर्मूला निकाल सकते हैं किस चीज का, रेक्टेंगुलर का, कि अगर हमने रेक्टेंगल, हमारा कोई भी फिगर है या कोई शेप है, तो उसके अंदर हम किस तरह से मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे, तो थर्ड हमारा क्या रहेगा, थर्ड हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल बोल सकते हो, या फिर हमारी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी रहेगी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल जो हमारी ट्रायंगल रहेगी, उसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल का डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये जो यहां से लेके लेंथ रहेगी, इसको हम a से डिफाइन करेंगे, ये लेंथ को हम क्या लिखेंगे, b पॉइंट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारी डायरेक्शन बनेगी, जो सॉरी फिगर बनेगी, वो फिगर कुछ इस तरह से रहेगी। इसके अंदर जो फॉर्मूला बनेगा, सॉरी यहाँ पे भी a आएगा, जो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसके अंदर भी एरिया। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई में हाइट डिवाइड बाय में 2, कि जो हमारा बेस है मल्टीप्लाई में हाइट डिवाइड बाय में 2। फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय में 2। तो जो एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, वो बनेगा क्या, बेस हमारा क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई 3/2 a, उसके बाद a मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 से डिवाइड करेंगे, और नीचे जो आएगा, नीचे हमारा क्या रहेगा, ठीक है, नीचे हमारा ये आएगा, नीचे 1/2, नीचे हमने क्या कर दिया 2। तो और इसी प्रकार जो फॉर्मूला इसका हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास 0.433 a स्क्वायर, क्योंकि a और a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें, जो पैरामीटर रहेगा हमारा किसके अंदर, इक्विल ट्रायंगल की जो पैरामीटर्स है, तो उसके अंदर पैरामीटर के फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 3a, ठीक है, 1 2 3, तो वो हमारा बन जाएगा 3a। याद रख लीजिए, ये अपने नॉर्मली आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि आगे हम इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे क्या करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे किसके बारे में, इक्वी ट्रायंगल के बारे में। इसी तरह हमारा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, क्या होती है, फोर्थ पॉइंट हम कर लेते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके अंदर जब हम डायग्राम की बात करते हैं, तो वो डायग्राम आपका किस तरह से बनेगा, वो डायग्राम कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा कि राइट एंगल पे वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहां पे हम लिख देंगे कि ये हमारे लिए रहेगा ए पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा कहलाएगा बी पॉइंट। ए पॉइंट और बी पॉइंट, फॉर्मूला वही, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है जहां पे हम a, या तो हम लिखते हैं a प्लस में b डिवाइड बाय में 2, a प्लस में b, सॉरी a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय 2, या फिर हम क्या लिखते हैं, s से हम इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं कि s माइनस में a, s माइनस में a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और जो फॉर्मूला हमारा बन जाता है वो होता है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय में 2, a प्लस में b प्लस में c डिवाइड बाय में 2। तो ये फॉर्मूला है जहां पे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वेयर s, यहाँ पे s का मतलब है वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c 2। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, जो पैरामीटर्स रहेगा, जो सॉरी एरिया रहेगा, तो एरिया को हम निकाल सकते हैं हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। पैरामीटर्स हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे। तो ये अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 4 फॉर्मूलों के बारे में बात कर सके हैं। किस लिए हम कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले स्क्वायर की बात की, तो स्क्वायर के अंदर फॉर्मूला एरिया का क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई a, तो a स्क्वायर आ जाएगा। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4a, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे। जो ये फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, इन फॉर्मूलों के बेस पे अलग अलग हमारी क्या रहेगी, फिगर्स रहेंगी। उस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा
जैसे अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर फिगर है, सर्कुलर फिगर है, कोई सर्कुलर हमारी शाफ्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग सर्कल का फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर शाफ्ट है या रेक्टेंगुलर हमारा माइल स्टील का कोई पीस है, वर्क पीस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगेगा। तो स्क्वायर की हमने बात यहाँ पे कर ली कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, a मल्टीप्लाई a, तो a स्क्वायर आ जाएगा, पेरीमीटर निकालेंगे 4a। इसी तरह रेक्टेंगल के अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, ab को मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल और लास्ट में हमने नेक्स्ट फोर्थ हमने कौन सी कर ली, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कि राइट एंगल जो हमारी ट्रायंगल होती है हम उस ट्रायंगल को किस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमने बात करी है अभी तक 4 पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में। तो 5th पॉइंट हमारा क्या रहेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, 5th जो हमारी फिगर रहेगी, 5th फिगर होगी हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम 5th रहेगी पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम जो हमारी फिगर होगी, कि जो हमारी क्या रहेगी, पैरेललोग्राम फिगर होगी, तो ये फिगर हमारी किस तरह से बनेगी, आपको पता है जो फिगर हमारी ये रहेगी कुछ ठीक है, इस तरह से हमारी एक फिगर बनी होगी। क्या होगी, पैरेललोग्राम जो फिगर होगी वो हमारी किस तरह से बनी होगी, इस तरह से फिगर बनी होगी। ये जो डायमेंशन होगी इसको हम a से डिनोट करेंगे, ये जो लाइन होगी इसको हम किसके साथ लिखेंगे, ये हम लिखेंगे b के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, एक डॉटेड लाइन बनी होगी, और बीच में क्या होगा, एक जो हमारी हाइट है इसको हम डिनोट कर देंगे h के साथ, ये हमारा क्या रहेगा h। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर एरिया की। तो एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम जो हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली a मल्टीप्लाई h, यानी कि a हमारा क्या है, जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट के साथ, कि कितनी हाइट पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो a मल्टीप्लाई h करेंगे, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम के। और इसी तरह अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो हमारा पैरेललोग्राम के अंदर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई a प्लस में b, 2 मल्टीप्लाई a प्लस में b। तो ये फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले की सहायता से हम पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम को निकाल सकते हैं ताकि हम मटेरियल कॉस्ट है, जो भी टोटल मटेरियल कॉस्ट है, उस मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे हेक्सागोनल है या फिर हमारी आगे सर्कल फिगर आएगी, फिलेट फिगर है, तो इन फिगर्स के जो हमारे एरिया है और पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स को, एरियाज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।